मंच पर विराजमान कौशल्य विकास मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, विवेक विचार के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप दादाजी, मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव और आप सभी का मैं नमन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं मंगल प्रभात जी लोढ़ा को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ कि उन्होंने दो घोषणाएं बहुत अच्छी की कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी, ऐसा मुझे लगता है। आज की ये जो सामाजिक परिषद है, जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र भर से आप लोग आए हैं, तो ये परिषद भी सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समरसता, सामाजिक बंधुता, सामाजिक एकात्मता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले तो मैं ये जो अनुसूचित जाति आयोग है, वो काम क्या है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या उसका काम क्या होता है। तो एक थोड़े शब्दों में बता दूं ताकि मैं आगे मेरा विषय है वो प्रस्तुत करूं। ये जो अनुसूचित जाति आयोग है वो एक संवैधानिक दायरा है, उसका भारतीय संविधान ने ही उसको एक महत्व दिया है। उसका जो मुख्य काम है, काम तो काफ़ी बड़ा है, मगर 3 बिंदु पर वो ज़्यादा काम करता है। एक तो है पूरे देश भर में, राज्यों में जहाँ जहाँ अनुसूचित जाति पर अत्याचार होते हैं, उसको न्याय मिले, उसको अधिकार मिले, ये काम है। दूसरा उसका काम है कि केंद्र और राज्य और अन्य संस्थानों में जो अनुसूचित जाति के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उसको अगर अन्याय होता है, रोस्टर का सही पालन नहीं होता है, आरक्षण का सही पालन नहीं होता है, तो उस समय उसे न्याय मिले, ये देखने का काम आयोग का है। तीसरा उसका काम है शिक्षण संस्थाओं के अंदर सरकार की जो भी योजना है केंद्र और राज्य की, उसका सही इम्प्लीमेंट हो, वहाँ पर विद्यार्थी और प्रोफेसर और अन्य कर्मचारी हैं, उसे न्याय मिले, ये देखने का काम आयोग का है। मुख्यतः ये काम है, आप सब लोग समाज में प्रत्यक्ष व्यवहार में काम करने वाले लोग हैं। आप जब काम करने के लिए जाते होंगे तो ये तीनों प्रकार के जो काम है वो बताने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि तीनों दायरे और अन्य कोई बातें हैं तो आप हमारे सामने प्रस्तुत करिए, आयोग के सामने प्रस्तुत करिए। आयोग के द्वार हमेशा के लिए आपके लिए खुले हैं। आप आइए और समाज में जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उसे न्याय मिले, इस दिशा में हम अपना कदम बढ़ाएं। यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि समाज में समरसता, बंधुता, समता का वातावरण बने, और ये आज हम चाहते हैं ऐसा नहीं है। 1000 साल से यह होना चाहिए। इस दिशा में मनोमंथन करने वाले अनेक महापुरुष हुए हैं। आज से 1400 वर्ष पूर्व रामानुजाचार्य ने प्रयास किया था, 1400 साल पहले, और आज भी हम प्रयास कर रहे हैं। अनेक महापुरुषों ने प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज के अंदर ये जो सामाजिक जो विकृति है वो पहले से थी।
हजारों साल पहले समाज समरस था, एकात्म था, एकरस था, और तभी तो ये भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। तभी तो भारत का वैभव था, सामर्थ्य था। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये हिंदू समाज की मूलतः अधिष्ठान है। और ये प्रत्यक्ष व्यवहार में था। मगर क्या कारण रहे होंगे, बाबा साहब आम्बेडकर ने भी, उनके मन मस्तिष्क में भी यही सवाल था कि ये कब से ये विकृति प्रारंभ हुई। बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं लिखा है कि 4वीं-5वीं शताब्दी के बाद ये सामाजिक विकृति आई और लगातार प्रयास होते रहे हैं, लगातार होते रहे। और समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर जब सामाजिक समरसता होती है, समत्व का भाव होता है, बंधुत्व का भाव होता है, एकत्व का भाव होता है, तब राष्ट्र ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया। आर्थिक दृष्टि से भारत उन्नत था। कैसा उन्नत था? तो ये हम नहीं, हॉलैंड का एक अर्थशास्त्री है अंगस मैडिसन, उन्होंने एक किताब लिखी है, समग्र संसार के, समग्र भारत विश्व के जो देश है उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी 2000 वर्ष में, उसका विश्लेषण किया है। वो तो कवि या उपन्यासकार नहीं है, वो आंकड़ों को देखता है। अंगस मैडिसन ने लिखा है कि 10वीं शताब्दी तक भारत का जो जीडीपी दर था वो 33% था 33%। आप कल्पना करिए कि भारत कैसा समृद्ध होगा। एक तरफ पूरा संसार और एक तरफ भारतवर्ष था। तो इसके मूल कारण था कि भारत सामाजिक स्तर पर एक था। और स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही चाहते थे कि भारत समरस हो। जब बाबा साहब आम्बेडकर एक वर्णीय हिंदू समाज की जब वो कल्पना करते हैं, तब उनके अंतर्मन में, उनके मन मस्तिष्क में यही भाव था कि हिंदू समाज समरस बने। उन्होंने भारत में जातियां, ऐसा एक निबंध लिखा है 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बाबा साहब आम्बेडकर का जो भाव था वही भाव हमारा भी है। बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है भारत में जातियों में कि भारत केवल सांस्कृतिक स्तर पर एक हो, इससे राष्ट्र महान नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी लिखा कि भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं सब में एक ही रक्त बहता है। भारत सांस्कृतिक स्तर पर एक है, एकात्म है, ये भी बाबा साहब आम्बेडकर मानते हैं। मगर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि सांस्कृतिक स्तर पर भारत एक है, मगर सामाजिक स्तर पर भारत एक नहीं है। जातियों में बटा हुआ है भारत, और जब भारत जातियों में बटा हुआ है तब तक भारत एक और अखंड नहीं रहता। तो सांस्कृतिक स्तर पर भारत शताब्दियों से एक था, उसके बावजूद भी वो एक और अखंड एकात्म नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक स्तर पर एक नहीं था। और यही भाव उन्होंने 31 जनवरी 1920 को जब मूक नायक सामयिक प्रारंभ किया, तब भी उन्होंने यही लिखा कि किसी एक जाति, किसी एक हिंदू समाज की जाति का पतन होता है, तब किसी एक जाति का पतन नहीं होता, पूरे हिंदू समाज का पतन होता है। ये बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि हम सब, मतलब भारतवर्ष में रहने वाले सब हिंदू समाज के जो अंग है वो एक ही नाव के यात्री हैं। अगर किसी एक जाति ने उस नाव में छेद किया तो कोई एक जाति नहीं डूबेगी, पूरा हिंदू समाज डूबेगा। तो बाबा साहब आम्बेडकर चाहते हैं कि हिंदू समाज एक बने, और ये जो सामाजिक विकृति है, वो 4 मंजिला जो असमान इमारत है वो ध्वंस होनी चाहिए। यह बाबा साहब आम्बेडकर चाहते हैं, यही उनका भाव है।
और इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर जापान का उदाहरण देते हैं। जापान में भी जाति व्यवस्था थी, वहां पर भी एक जाति दूसरी जाति पर डोमिनेट करती थी, दबाती थी, अत्याचार करती थी, और समुराई नाम की जो जाति थी वो अपने आप को सर्वोच्च मानती थी। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है। मगर जब जापान को लगा कि ये जाति व्यवस्था के कारण ये जो जापान है वो पिछड़ रहा है, तब उन्होंने अपनी जो जाति व्यवस्था थी उसका लोप किया। जापान में रहने वाला प्रत्येक जापानी मेरा भाई है, जो स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी मेरा भाई है। यही भाव जापान ने लिया और जापान ने जाति व्यवस्था का लोप किया। समुराई नाम की जो जाति थी उसने अपना जो जातिगत अहंकार था वो लोप कर दिया। दुर्भाग्य से भारत में ऐसा नहीं हुआ। ये राष्ट्र मेरा है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, वो भाव हमारे अंदर नहीं आया, जापान में आया। और बाबा साहब आम्बेडकर ने ये 1920 में लिखा है। जब जापान ने अपनी जाति व्यवस्था का लोप किया, उसी समय जापान विकास की दौड़ में निकल पड़ा और समग्र संसार में नंबर 1 पर पहुंच गया। बाबा साहब आम्बेडकर ये लिखते हैं कि समग्र संसार में जापान नंबर 1 पर पहुंचा, क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता? उनके अंतर्मन में बाबा साहब आम्बेडकर चाहते हैं कि भारत श्रेष्ठ बने, भारत महान बने, भारत विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान हो, भारत सर्वोच्च बने। ये उनके अंतर्मन की इच्छा है बाबा साहब आम्बेडकर की। और इसके लिए एक चाहिए कि ये जाति व्यवस्था का लोप हो, समाज समरस बने, समाज एकत्व बने, ये सबकी इच्छा है। तभी तो चाहे वीर सावरकर हो, चोखा मेला हो, ज्योतिबा फुले हो, सभी महापुरुषों का यही तो भाव था। जब वीर सावरकर ने हिंदू समाज की 7 बेड़ियां गिनाई, बेटी बंधी, रोटी बंधी, उनके मन में भी यही भाव था कि हिंदू समाज के पैरों में जो 7 बेड़ियां जकड़ी हुए वो छूटनी चाहिए। ये भाव था उनके अंदर। अनेक महापुरुषों ने कार्य किया है, उसके बावजूद भी ये जो सामाजिक विकृति है वो बनी रही। तो हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए कि क्यों बनी रही? हिंदू समाज का तो दोष है ही, साथ साथ हमें यह भी विचार करना चाहिए कि आज कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हिंदू समाज के अंदर आपस में बांट रही है, वो भी हमें सोचना चाहिए। ऐसी कौन सी विदेशी ताकतें हैं कि ये हमारे हिंदू समाज को बांट रही है, ये भी हमें सोचना चाहिए। क्योंकि केवल आपस में मेल जोल से तो ये समस्या हल होगी, उसके साथ साथ समाज ने बांटने वाली जो शक्तियां हैं उसका भी हमें विचार करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और ये जो सामाजिक परिषद आज पूरे दिन जो बातें करेंगी, जो मंथन करेगी, वो समाज में ले जाए। और जैसे योग के अंदर चाहे मैं कितना भी उत्कृष्ट भाषण दूं और करता रहूं, तो जब तक योग व्यवहार में हम नहीं करते तब तक हमारा मन और तन तंदुरुस्त नहीं होता। उसी प्रकार ये समरसता पर आप चाहे कितना भी उत्कृष्ट भाषण दें, जब तक समरसता का भाव व्यवहार में नहीं आता, तब तक ये जो समाज का जो तन है, समाज का जो मन है, समाज का जो हृदय है, वो शुद्ध नहीं होगा। और इसीलिए ये जो समरसता का भाव है वो प्रत्यक्ष व्यवहार में आना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत में यही बात लिखी है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि संसार में जितने भी धर्म है उसमें हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसका चिंतन श्रेष्ठ है, मगर व्यवहार में नहीं है। तो बाबा साहब आम्बेडकर भी चाहते थे कि ये जो चिंतन है हमारा श्रेष्ठ, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वो श्रेष्ठ चिंतन है, वो व्यवहार में आना चाहिए। तभी समाज का तन मन हृदय शुद्ध होगा, तंदुरुस्त होगा। तो ये सामाजिक परिषद है, वो व्यवहार में समाज में कार्य ले जाए, तो मुझे लगता है पूरे दिन आप जो मंथन करेंगे वो सही मायने में समाज को तंदुरुस्त बनाएगा, ऐसा मुझे लगेगा।
विवेक ने आज मुझे यहाँ बुलाकर मुझे सम्मानित किया और विचार व्यक्त करने के लिए जो मुझे स्थान दिया, उसके लिए मैं अंतर मन से धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। जय भीम, भारत माता की जय।